नमस्कार। देखिए, ये जो नोटबंदी हुई थी 2016 में, ये पहली नोटबंदी नहीं थी जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके पहले भी हमारे देश में 2 बार नोटबंदी हो चुकी थी इसी तरह की। एक बार वर्ष 1946 में जब हमारा देश आज़ादी के बिल्कुल कगार पर था, और दूसरी बार 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी भाई उस समय प्रधानमंत्री थे। तो 1978 वाली नोटबंदी को भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि उस समय 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, जो उस समय उसके खिलाफ जो एक याचिका दायर की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उस नोटबंदी के बारे में। नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण, अंग्रेजी में इसे डेमोनेटाइजेशन कहते हैं, पर मैं नोटबंदी शब्द का ही प्रयोग करता हूँ, ये थोड़ा आसान है और बोलचाल की भाषा है। तो 1978 में जो नोटबंदी हुई, जिसमें 500, 1000 और 10,000 के नोटों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि वो जो नोटबंदी थी, उसे करने का रास्ता जो अपनाया गया था वो थोड़ा अलग रास्ता था। उस समय संसद में एक कानून लाकर इसे किया गया था, एक बिल को पास किया गया था। रिजर्व बैंक का जो सेक्शन है उसके माध्यम से नहीं किया गया था उस समय, जैसा कि इस बार किया गया था 2016 में। और उस समय जो नोटबंदी हुई थी, तो उस समय के आर्थिक जो हालात थे वो भी कुछ भिन्न थे, कुछ अलग थे। और जब जिन नोटों की नोटबंदी की गई, उनका जो सर्कुलेशन था, जो सर्कुलेशन के आंकड़े थे, वो भी अलग थे। तो खैर, उस समय 1978 वाली नोटबंदी को जयंती लाल रतनचंद शाह ने चुनौती दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये जो है वो संविधान के खिलाफ है। और इस केस को कहा गया था जयंती लाल रतनचंद शाह वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो कानून लाया गया और नोटबंदी कर दी गई, ये संविधान का उल्लंघन है। और कहा कि ये जो पूरा कानून है जिसके बाद ये नोटबंदी की गई, ये पूरा का पूरा वाकया ही संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। अब ये गैर संवैधानिक कैसे है, किस आधार पर है? तो जयंती लाल ने इसके लिए मुख्यतः 4 आधार दिया था। मुख्यतः उनका पहला तर्क था कि नोट जो होते हैं, करेंसी, वो नागरिकों की संपत्ति होती है, किसी भी नागरिक की निजी संपत्ति है वो। और संविधान में दिए गए संपत्ति की परिभाषा के अनुसार भी ये संपत्ति है। और संविधान में उस समय एक मूलभूत अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, संपत्ति रखने का अधिकार, जो अनुच्छेद 19F में था। तो जयंती साहब ने कहा कि हमारे नोट हमसे छीन लिए गए तो हमारी संपत्ति छीन ली गई, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये जो अधिकार है हमारा, फंडामेंटल राइट संपत्ति रखने का, ये उसका हनन हो गया इस नोटबंदी के कारण। अब उनका दूसरा तर्क था कि संविधान में यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 31 में कि सरकार हमारे संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, किंतु किसी पब्लिक पर्पस के लिए ही कर सकती है, समाज के हित में कर सकती है। जैसे अगर आपकी ज़मीन है जो आपकी संपत्ति है, तो सरकार उसे ले सकती है अगर वहाँ से उसे सड़क निकालनी हो, क्योंकि सड़क का निकाला जाना, सड़क का बनाया जाना एक पब्लिक पर्पस हो गया। तो यहाँ पर जयंती साहब का ये कहना था कि ये जो नोटबंदी की गई, नोट यानी उनकी संपत्ति जो उनसे छीन ली गई, या नागरिकों के जो करेंसी, उनकी संपत्ति इस तरह से छीन ली गई, वह किसी पब्लिक पर्पस के लिए नहीं था। इसलिए यह नोटबंदी संविधान के उस अनुच्छेद का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, और इसीलिए यह गैर संवैधानिक भी है। अब जयंती लाल का एक तीसरा तर्क भी था कि अनुच्छेद 31 में, संविधान के अनुच्छेद 31 में यह लिखा हुआ है कि जब सरकार किसी नागरिक की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करेगी, उसे ले लेगी, उसे छीन लेगी, तो उसके बदले में उसे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उसकी कीमत दी जाएगी, उसकी भरपाई की जाएगी। तो
जयंती साहब ने ये कहा अपने तर्क में कि ये जो अधिग्रहण किया गया जनता के नोटों का, जनता की जो करेंसी थी उसका, तो उसके बदले में किसी कंपनसेशन की, किसी भरपाई की बात नहीं की गई, कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। और अगर नोटों को बदलने की एक समय सीमा दी भी गई ताकि एक तरह से वो कंपनसेशन ही हो जाए, आपके पुराने नोटों के बदले में आपको नए नोट दे दिए गए, तो जयंती साहब का कहना था कि वह समय सीमा इतनी छोटी थी कि एक तरह से कंपनसेशन नहीं मिल पाया। वो और कई और भी लोग अपने नोटों को बदल नहीं पाए उस छोटी सी समय सीमा के अंदर। तो इसलिए भी ये नोटबंदी संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि कंपनसेशन नहीं मिला। अब उनका एक अगला जो तर्क था वो ये था कि इसी संविधान में एक और मूलभूत अधिकार है कोई भी व्यवसाय करने का, जो कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है, संविधान के जो सेक्शन है उसके 19 में। तो जयंती साहब का ये कहना था कि हमारे नोटों को तो छीन लिया गया हमसे, तो जब आपने हमारे नोटों को हमसे छीन लिया अचानक से, तो हमारे व्यवसाय में खलल पड़ गया, हम अपना बिजनेस ठीक से फिर नहीं कर पाए। तो ये हमारे एक मूलभूत अधिकार, जो कि हम कोई भी व्यवसाय को बिना किसी विघ्न के कर सकते हैं, उसका हनन हो गया इस नोटबंदी के कारण। 1978 की ये जो हम बात कर रहे हैं। तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच सुनवाई कर रही थी, उसमें जस्टिस कुलदीप सिंह जी थे, जस्टिस एम पंची थे, जस्टिस एनपी सिंह थे, जस्टिस मुखर्जी थे और जस्टिस सैयद सगीर अहमद भी थे। तो जयंती लाल की इस याचिका पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने पहले तर्क पर कहा कि ये नोटबंदी का जो बिल पास किया गया संसद में, तो उस बिल में उसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में यह उल्लेख किया गया है कि अर्थव्यवस्था में जो भ्रष्टाचार आ गया है और बिना हिसाब किताब के जो पैसे घूम रहे हैं, जो काले धन, उससे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। तो उसे दूर करने के लिए ये नोटबंदी की जा रही है, ऐसा उस संसद के बिल में लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो पब्लिक पर्पस ही हो गया, तो उनके इस पहले तर्क को खारिज कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे तर्क पर कहा कि यह कहना कि आपको कंपनसेशन नहीं हुआ, यह गलत है, क्योंकि आपको एक समय सीमा दी गई थी, एक प्रक्रिया बनाई गई थी कि आप अपने नोटों को बदल सके और उसी कीमत के दूसरे नोट ले सके। तो अब यह समय सीमा बहुत लंबी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी थे उन्हें समय मिल जाता कि वो अपने नोटों को किसी दूसरी संपत्ति में इन्वेस्ट कर सके। फिर भी एक अच्छी खासी समय सीमा दी गई और एक ठीक ठाक बैलेंस बिठाया गया। तो एक तरह से यह तर्क भी खारिज कर दिया गया। और जो बाकी दो तर्क थे कि संपत्ति को रखने का जो एक फंडामेंटल राइट है और व्यवसाय करने का जो एक फंडामेंटल राइट है, तो उस पर भी कोर्ट ने कहा कि ये कोई हनन नहीं हुआ, क्योंकि नागरिकों को रद्द किए गए नोटों के बदले में नए नोट उसी कीमत के दे दिए गए, तो उनके नोटों को रखने का जो अधिकार है वो बना रहा, और फिर जो बिजनेस करने का अधिकार है, जो व्यवसाय करने का जो फंडामेंटल राइट है, वो भी बना रहा। तो इस तरह से कुल मिला जुलाकर जयंती साहब की उस याचिका को उस समय खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल खारिज कर दिया। अब इस बार जो 2016 में नोटबंदी हुई और जिसे चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, एक याचिका 50 से भी ऊपर याचिकाएं दायर की गई हैं, उस पर जो अब ये फैसला 2 जनवरी को आने वाला है, तो उसमें अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। देखिए, स्पष्ट सी बात है कि इस बार जो याचिका दायर की गई है उसमें कई सारी नई बातें भी कही गई हैं, कई सारे नए तर्क भी दिए गए हैं। तो जाहिर है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट जो अपना निर्णय देगी 2 जनवरी को, उसमें कई सारे नए बिंदु भी वो उठाएगी, सरकार के अधिकार, आरबीआई के अधिकार वगैरह वगैरह। तो अब ये देखने वाली बात है कि इस बार जो निर्णय होता है वो क्या होता है। लेकिन मिला जुला कर हम अभी ये 1978 के नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थी और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसकी बात कर रहे थे। तो ये थी पूरी दास्तान उस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो नोटबंदी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था और क्या उसका कहना था, क्या तर्क थे।
तो इस पूरे विश्लेषण को देखने और सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।